हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था एंड शासन। ठीक है, और आज का टॉपिक है संसद में लोकसभा। जानेंगे लोकसभा के बारे में। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि घटना चक्र में पहले टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं एंड उसके बाद सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम सेम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा, संसद जो है संघीय सरकार का विधायी अंग है। ठीक है, संसद क्या है? संघीय सरकार का विधायी अंग है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि संसद में क्या क्या शामिल होते हैं। एक तो लोकसभा है, संसद के अंतर्गत लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। सेकेंड नंबर पे आता है राज्यसभा। ठीक, संसद में लोकसभा है, राज्यसभा एंड साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी है जो कि संसद के अंदर ही आते हैं, अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, क्यों? क्योंकि कोई भी बिल जो पास होता है ना, लोकसभा राज्यसभा से पास होता ही है, लेकिन जब फाइनल कब होता है? जब प्रेसिडेंट से इसको सहमति मिल जाती है तभी यह फाइनल हो पाता है बिल। तो इसीलिए संसद में लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तीनों शामिल होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आज सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में देख रहे हैं। संसद जो है संघीय सरकार का विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 to 122 में संसद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, कौन से अनुच्छेद? 79 79 से लेकर 122 तक। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, अभी हमने देखा कि संघ 79 में क्या है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, अभी हमने देखा राष्ट्रपति और 2 सदनों मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा से मिलकर बनेगी। ऐसा किस में कहा गया? अनुच्छेद 79 में। इन 2 सदनों का नाम होगा राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य जो है वह मनोनीत करने की व्यवस्था थी। ठीक है, थी ये व्यवस्था, लेकिन क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संविधान के 104वां संशोधन अधिनियम 2019, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। इसको भी ध्यान में रखना है कि लोकसभा में जो राज्यों सीटें कैसे आवंटित की जाती है, तो राज्य में जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना 87 में 87 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से ठीक पर आधारित है। जो राष्ट्रीय संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है, ठीक है, के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण हेतु प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत क्या विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रावधान किया गया है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है।
हालांकि ये प्रावधान इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने के बाद इस उद्देश्य से किए जाने वाले परिसीमन के बाद ही प्रभावी होंगे। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वैसे तो हमें पता है कि लोकसभा की जो अवधि होती है वो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक की होगी, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो कभी भी 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। ठीक, आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए, तो 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि 17वां व विघटन राष्ट्रपति करता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा का जो स्थगन होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लेकिन लोकसभा का 17वां या विघटन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। तो इसको ध्यान में रखिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये अपना त्यागपत्र किनको सौंपते हैं, उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 ग के अनुसार अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते तथा वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा जो है यह लोकसभा सचिवालय जो है यह प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि लोकसभा का जो सचिवालय है वो लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर, इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड। तो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं ये आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं। तो जैसे नया नवनिर्वाचित सदन, जैसे नया निर्वाचित सदन होता है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव तो बाद में होता है ना, सदस्य लोकसभा के सदस्य में से ही लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव होने से पहले लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं वे प्रोटेम स्पीकर के रूप में उनको चुना जाता है। ठीक है, और वही प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं उनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 85 फर्स्ट के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक है। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम जो होता है वह कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि लोकसभा का कोरम कितना होता है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में
उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 है। उत्तर प्रदेश के राज्य से लोकसभा में 80 सदस्य हैं। ठीक है, इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 का स्थान है। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये, कुछ राज्यों या संघीय क्षेत्रों में 75 लाख रुपये है तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपये, कुछ राज्यों या संघीय क्षेत्रों में 28 लाख रुपये निर्धारित की गई है। लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है यह 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का गठन 2 अप्रैल 1952 को हुआ था तथा इसका पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर जो है यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 27 फरवरी 1956 तक अपनी मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हो गई उस टाइम तक ये पद पर बने रहे थे। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम आनंद शयनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वो मीरा कुमार थी। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाएंगी मीरा कुमार। ठीक है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला, जो कि 24 जून 2025 को बने, एंड 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी थे यही। 17वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा तथा 18वीं लोकसभा में भी फरवरी 2025 तक उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। ठीक, और अभी भी लोकसभा का जो उपाध्यक्ष का पद है वो रिक्त है। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 25 वर्ष। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। लोकसभा में निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, और अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा तो वहाँ 30 वर्ष होगा। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 30 वर्ष है। नेक्स्ट है संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति के निर्देशन में लिखा गया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी विद उपलब्ध कराते हैं, ये सही है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची निर्वाचक नामावली को तैयार कराने का कार्य भारत का निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, और ये अनुच्छेद 324 फर्स्ट के तहत, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। फर्स्ट है कि भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये तो गलत हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, ये सही है।
एंड ऑप्शन डी है कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 1951 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट सिक्किम के अतिरिक्त से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। असम के स्वायत्त शासित जिलों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन हेतु उसी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का होना तथा उसी स्वायत्त शासित जिले असम संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की असम के जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। ठीक है। अनुच्छेद 81(2) क एवं ख के अनुसार इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है। फर्स्ट है विभिन्न राज्यों में एंड सेकेंड है एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनसंख्या के आधार पर है। तो ऑप्शन बी 1971 के जनसंख्या के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 71 की जनगणना के आधार पर है और यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2026 तक। संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 81(3) एवं अनुच्छेद 82 के परंतुकों में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए तब तक वर्ष 1971 की जनगणना की ही आधार होगी। ठीक है। नेक्स्ट है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है और इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2026 तक।
नेक्स्ट है भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ देखते हैं लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 530 राज्यों प्लस 20 संघ राज्यों प्लस 2 एंग्लो इंडियन समुदायों से हो सकती थी। अनुच्छेद 81 331 के अनुसार 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है और तदनुसार अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 ही हो सकती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये संविधान संशोधन भी, 104वें संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां एवं 31वां। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 निर्धारित की गई। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमशः 525 और 20 कुल 545 निर्धारित की गई। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 25 किया गया था, जिसे 31वें संशोधन से पुनः 20 कर दिया गया। तत्पश्चात गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या बढ़ाकर 550, 530 से अनधिक राज्यों से तथा 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 31वें संशोधन। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। ठीक है, अनुच्छेद 81 फर्स्ट में संशोधन द्वारा। इस प्रकार लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली 7, अंडमान एवं निकोबार 1, दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव 2, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, जम्मू और एवं कश्मीर 5 और लद्दाख 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 550। नेक्स्ट है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 543। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 20। नेक्स्ट है ये 2009 के आम चुनाव की बात की गई है। ठीक है, 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ और इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2030। ठीक है, सॉरी 530। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 20।
संविधान के अनुच्छेद 81 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 तथा गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की निर्धारित संख्या 19 दिल्ली के 7, अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ 1, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव 2, लक्षद्वीप 1, पुदुचेरी 1, जम्मू एवं कश्मीर 5 तथा लद्दाख 1 है। जबकि राज्यसभा में यह निर्धारित संख्या 8 है, दिल्ली 3, पुदुचेरी 1 और जम्मू एवं कश्मीर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के उपखंड क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330(1) के उपखंड ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा उपखंड ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, कहाँ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है केरल तथा तमिलनाडु। प्रश्नावधि में अग्रांकित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में तथा दादरा एवं और नगर हवेली एवं लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में, ठीक है, वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित 2-2 सीटें किए गए हैं। जबकि शेष उपर्युक्त राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्व स्थिति है। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प ये सही उत्तर है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख सहित में स्थान आरक्षित नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, ए एंड बी। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 84। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित सीटों की स्थानों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ देखिए, अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है। जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरणार्थ, वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, ठीक है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 एवं 6 थी। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 एवं 7 थे। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 4 एवं 3 है। तदनुसार अब 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है, जहां अनुसूचित जातियों के लिए 10 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें जो है वह मध्य प्रदेश में 6 हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, जबकि गुजरात में ऐसी सीटें 4 हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों में के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो अभी तो इसमें संशोधन कर दिया गया है ना। अब यहाँ देखिए, अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, और यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था। इसको भी ध्यान में रखना है, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था। 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को तो 70 वर्ष तक से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित, ये तो पहले था ना, 2 सदस्य को नामित कर सकते थे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, ये भी अब निष्प्रभावी हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति जो है वह नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है, बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है कि भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। थर्ड कथन है कि 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, यह भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1 और 3 सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है यह समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। ठीक है, अतः इससे स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। अनुच्छेद 85 फर्स्ट से यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि 2 अधिवेशन बैठकों के मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। अतः संविधान 1 वर्ष में
संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है, परंतु एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का अंतर न हो। दूसरे शब्दों में, एक वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए। सामान्यतः भारत में लोकसभा के एक वर्ष में निम्न 3 सत्र बुलाए जाते हैं। फर्स्ट है बजट सत्र, सेकेंड है मानसून सत्र एंड थर्ड है शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट है स्थगन द्वारा, सेकेंड है सत्रावसान द्वारा, थर्ड है विघटन द्वारा एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी द्वारा। लोकसभा की बैठक जो है यह स्थगन, सत्रावसान तथा विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान अनुच्छेद 82 क के अनुसार और विघटन अनुच्छेद 82 ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। एंड ऑप्शन डी है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से सही आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/10। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। नेक्स्ट है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है यह लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि क्रमशः 80 एवं 31 भेजता है। विकल्प में दिए गए अन्य राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है: बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29 एवं पश्चिम बंगाल में 42। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो यहाँ देखिए, प्रश्नकाल जब ये पूछा गया था 1994 में, उस टाइम बिहार एवं मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस समय में बिहार लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। बिहार एवं मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात उनकी लोकसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन आया और अब स्थिति इस तरीके से है। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश का विभाजन भी हुआ था 1 नवंबर 2000 को,
तो मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बन गया, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया। ठीक है, और बिहार का विभाजन भी हुआ था 15 नवंबर 2000 को, और यहाँ बिहार से भी अलग होकर झारखंड नया राज्य बना था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए वर्तमान में अब स्थिति के अकॉर्डिंग प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी सीटों की संख्या 80 है, लोकसभा में सीटों की संख्या। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र 48 सीटें हैं। थर्ड नंबर पर पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं। बिहार में 40 सीट, तमिलनाडु में 39 सीटें एंड मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 25 एंड ऑप्शन डी है 24। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25। लोकसभा में राजस्थान हेतु 25 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें 4 अनुसूचित जातियों और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5। लोकसभा में उत्तराखंड से निर्वाचित होने वाले कुल सांसदों की संख्या 5 है, जिसमें 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। तो यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। झारखंड में 14 सीटें के निर्माण के बाद वहाँ मात्र 40 सीटें बची। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, जो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें के निर्माण के बाद 29 बची, जो कि पृष्ठ विघटन के पूर्व का है। इसलिए बिहार 54 सीटें को लोकसभा के लिए आवंटित स्थान, असम 14 सीटें तथा मध्य प्रदेश 40 सीटें की लोकसभा सीटों के योग के बराबर था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आप यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं गुजरात, असम 40। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या 80 के आधी 40 एंड बिहार लोकसभा सीटें। यहाँ देखिए ये 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है। यहाँ देखिए पंजाब में लोकसभा में 13 सीट है, असम में 14, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश 29, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25, पश्चिम बंगाल 42, छत्तीसगढ़ 11 एंड महाराष्ट्र 48। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आंध्र प्रदेश 42 ये सही नहीं है, असम 13 ये सही है एंड ये भी सही नहीं है। ठीक है, पंजाब 13 ये सही है एंड पश्चिम बंगाल 42 ये सही है। यहाँ देखिए हमने देखा अविभाजित जो आंध्र प्रदेश है इसमें 42 था। अब आंध्र प्रदेश से विभाजन अब तेलंगाना भी तो हो गया ना, तो अब यहाँ कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और शेष 17 सीटें जो है तेलंगाना को प्राप्त हो गया है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ आपको बताना है, सुमेलित करना है राज्य के प्रतिनिधि, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित करना है। तो आंध्र प्रदेश में कितने सीटों की संख्या है, अभी हमने देखा 25। ठीक, आंध्र प्रदेश में 25 है एंड तमिलनाडु में कितने हैं लोकसभा में सीटों की संख्या 39, तमिलनाडु में 39 है एंड महाराष्ट्र में कितने हैं 42, छत्तीसगढ़ में कितने हैं सीटों की संख्या 11 एंड पश्चिम बंगाल में 48। तो क्या हो जाएगा, ए का सी यहाँ इस तरीके से दिया हुआ है, ए का 3, ए का 3, सॉरी यहाँ पश्चिम बंगाल में 48 नहीं है, पश्चिम बंगाल में है 42, यहाँ हमने गलत मिलान कर दिया। महाराष्ट्र में है 48। ठीक है, ये सारा तो सही था। महाराष्ट्र में है 48 एंड पश्चिम बंगाल में है 42। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 25 एंड तमिलनाडु में 39। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 5 एंड ई का 2। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीटें हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़, सिक्किम एंड मिजोरम। ठीक है, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी तथा लद्दाख में लोकसभा की मात्र एक सीट है। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। ध्यातव्य है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का आपस में विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है त्रिपुरा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः लद्दाख, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद 3rd नंबर पर कच्छ, 4th नंबर अरुणाचल प्रदेश तथा अरुणाचल पश्चिम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली में। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ देखिए 2008 में लागू परिसीमन के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है वह गाजियाबाद है। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजीएस में से एक ग्रेट निकोबार द्वीप की सोम्पेन जनजाति के 7 लोगों ने पहली बार लोकसभा के 2024 के आम चुनाव में 19 अप्रैल 2024 को मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की लोकसभा सीट में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ मालोगाम पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर के लिए एक वोटिंग बूथ का प्रबंध किया गया। मालोगाम गांव अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले की ह्यूलियांग विधानसभा सीट और अरुणाचल पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के बानेज गांव के पोलिंग स्टेशन पर भी एक ही वोटर था और यह गांव जूनागढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन कि प्रश्नकाल में जब ये प्रश्न पूछा गया था उस टाइम लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये थी। वर्तमान में मतलब 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये, ठीक है, तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित के उम्मीदवारों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः कितनी है। तो यहाँ देखिए लोकसभा चुनाव सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपये, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के लिए 12,500 रुपये, ठीक है, 12,500। विधानसभा चुनाव सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये एंड अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त कोई नहीं। यहाँ देखिए लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। नेक्स्ट है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952 में।
लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है यह 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था और यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का गठन 2 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसका प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पांचवी लोकसभा। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था। यह लोकसभा 15 मार्च 1971 को गठित हुई थी और इसकी बैठक 19 मार्च 1971 को हुई थी तथा इसे 18 जनवरी 1977 को भंग किया गया था। नेक्स्ट है, नौवीं लोकसभा कब भंग की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्च 1991 1991 में। नौवीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 18 दिसंबर 1989 को हुई और यह 13 मार्च 1991 को भंग की गई। नेक्स्ट है, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फरवरी 1998 में। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी मार्च 1998 में हुए थे। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 23 मार्च 1998 को हुई और इसका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए, 11वीं लोकसभा ये 1996 ये तो सही है। 7वीं लोकसभा 1992 ये गलत हो जाएगा। 7वीं लोकसभा जो है 1980 में संपन्न हुए थे, ठीक है। बाकी 13वीं 1999 और 9वीं 1989 ये दोनों भी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? ऑप्शन ए है 8वीं लोकसभा, ऑप्शन बी है 13वीं लोकसभा, ऑप्शन सी है दूसरी लोकसभा एंड ऑप्शन डी है 16वीं लोकसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 13वीं लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि लोकसभा अपना अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ना तो और ना ही दो कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं और इसके तहत देश तथा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं, ठीक है, और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधान के तहत लोकसभा जो है यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। हालांकि ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष जो है यह सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष जो है यह विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, ठीक है। परंतु संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का स्पीकर मतलब अध्यक्ष, तो ये कौन होता है? ये चयनित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी, ठीक है। यह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द दिया गया है, न कि इलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीकर। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से स्पीकर जो है वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ये अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वह पहले ही लोकसभा सदस्य सांसद के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है, जबकि अन्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्पीकर। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ये गलत है। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं है भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। अनुच्छेद 94 ग के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा। बिल्कुल सही है। सेकेंड है, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। ये गलत हो जाएगा। थर्ड है, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का या कि हकदार नहीं होगा या होगी। ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, वह पीठासीन नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 96 फर्स्ट के अनुसार लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 96(2) के अनुसार जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, और वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है कि वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। गलत हो जाएगा। सेकेंड है, ऑप्शन बी है कि यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यह भी गलत है। ऑप्शन सी है कि यदि सामान्य हमें स्पीकर की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 94 क के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा।
साथ ही अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 94 के तहत जब वह त्यागपत्र देता है तो वह अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। साथ ही अनुच्छेद 94 के द्वितीय परंतुक के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड कथन है कि यदि आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, ये सही है। तो इस तरीके से सही कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है कि अध्यक्ष जो है अब पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी है जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है, ये सही है। ऑप्शन सी है अध्यक्ष जो है यह लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कि अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। फर्स्ट है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ये गलत है। ऑप्शन बी है कि सदस्यों को शपथ दिलाना, ये सही है। ऑप्शन सी है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, ये भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर जो है यह सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। फर्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड कथन है कि जब एक वित्त विधेयक मनी बिल को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जा सकता है, उच्च सदन मतलब राज्यसभा, निचले सदन मतलब लोकसभा, ठीक है, लोकसभा एंड ये राज्यसभा, तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये भी सही है। थर्ड है कि जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष न तो अध्यक्षता करेंगे और न ही कार्यवाहियों में भाग लेंगे, ये गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ है कि मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते हैं, ये सही है। तो इस तरीके से सही आंसर होगा 1, 2 एंड 4, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन जो संयुक्त बैठक है वो बुलाया किसके द्वारा जाता है, तो राष्ट्रपति दोनों संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 110(4) के उपबंध के तहत जब एक धन विधेयक मनी बिल को निचले सदन से उच्च सदन मतलब निचले सदन मतलब लोकसभा से राज्यसभा को अनुच्छेद 109 के तहत अधीन भेजा जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाता है कि वह धन विधेयक है, ठीक है। अनुच्छेद 96 के उपबंधों के अनुसार जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, अध्यक्षता नहीं करेगा, परंतु ऐसी स्थिति में उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसे प्रस्ताव पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर उसे प्रथमतः ही मत देने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन रहते हुए सदन में
किसी विषय पर मतदान में प्रथमतः मत नहीं देते, परंतु मतों की समानता की स्थिति में उनका निर्णायक मत होता है और वे उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। हिंदी संस्करण में वित्त विधेयक दिया हुआ है, बाकी अंग्रेजी संस्करण में मनी बिल दिया गया है। तो इस तरीके से धन विधेयक से है, ना कि वित्त विधेयक से, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये धन विधेयक होगा। मनी बिल लिखा हुआ है ना यहाँ ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है तो केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में किसी विषय पर मतदान में प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर रहने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार समान मत होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 96 फर्स्ट के अनुसार जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तो वह उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, और अनुच्छेद 96(2) के अनुसार ऐसी स्थिति में वह ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो है अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं, तो जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तब करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 100 फर्स्ट के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट मतलब निर्णायक मत का प्रयोग तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो, परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 100। ठीक है, 100। नेक्स्ट है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जीवी मावलंकर सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो कि 17वीं लोकसभा में भी इस पद पर थे। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मीरा कुमार। नेक्स्ट है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा, ये गलत हो जाएगा। थर्ड है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकते, यह भी सही है।
फोर्थ है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3, केवल 1 और 3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन के नियम 8(1) के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए और महासचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अतः लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। उसे मुख्य विपक्षी दल या शासक दल का होना आवश्यक नहीं है। हालांकि सामान्यतः वर्तमान परंपरा के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष शासक दल या गठबंधन से और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से चुना जाता रहा है। ठीक है। ज्ञातव्य है कि 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा तथा 18वीं लोकसभा में भी फरवरी 2025 तक उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। संविधान के अनुच्छेद 95 फर्स्ट के तहत जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह किसी बैठक में अनुपस्थित हो तब उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। इस समय उसे अध्यक्ष के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन के नियम 8(2) के अनुसार उपाध्यक्ष पद हेतु किसी सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव किसी दूसरे सदस्य द्वारा रखा जाता है और उसका अनुमोदन कोई तीसरा सदस्य करता है। इस संदर्भ में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि तत्संबंधी प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखा जाता है, जिसका अनुमोदन ट्रेजरी बेंच सरकार के सदस्यों या विपक्षी द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि उपाध्यक्ष जो है या लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह फर्स्ट है कि लोकसभा के विचार विमर्श में भाग लें। ऑप्शन बी है कि सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन सी है कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष के पद पर है ना, तो वो अध्यक्षता कर सकते हैं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तथा सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वह प्रथमतः मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में मत दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है। जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। उस स्थिति में उसे बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष। ठीक है। पद 2005 फरवरी अभी भी लोकसभा का पद जो है क्या है, ये 25 की बात है, लेकिन अभी भी 2026 में भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पी.ए. संगमा। पी.ए. संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो फर्स्ट है कि वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकेंड है अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, ये सही है। थर्ड है कि राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई, ये भी सही है। फोर्थ है कि अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई, ये 15वीं लोकसभा की बात की गई है, ठीक है। अभी हमारे पास 18वीं लोकसभा है। 2025 की स्थिति के अनुसार 18वीं लोकसभा में कुल 75 महिला सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी से 14, भारतीय जनता पार्टी से 31 तथा तृणमूल कांग्रेस से 11 महिला सदस्य हैं। अधिकतम महिला सदस्य जो है यह पश्चिम बंगाल से 11 है, जबकि उत्तर प्रदेश से 7 सदस्य हैं और राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1977। ठीक है। वर्ष 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में 74 महिलाएं निर्वाचित हुई। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता हेतु कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष की मान्यता हेतु लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.3 या 54 सदस्य संबंधित पार्टी का होना चाहिए। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा के आम चुनावों में किसी भी विपक्षी पार्टी को अकेले लोकसभा में इतनी सीटें नहीं मिल सकी। यही कारण है कि 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त रहा। 18वीं लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी का था, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, ये सही है। थर्ड है कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है, यह भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है? केवल 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रथम लोकसभा के चुनाव 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की और जीत हासिल की। ठीक है। दूसरे स्थान पर 16 सीटें प्राप्त करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विपक्ष के सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त हुई। इस रूप में INCO के राम सुभग सिंह को चुना गया था। लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद होने आवश्यक है। 18वीं लोकसभा में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।